हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। वेरी गुड इवनिंग। होप आप सभी अच्छे होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। सो एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज हम स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में जो है हमने 5 क्वेश्चन जो हैं डिस्कस किए। अब इंट्रोडक्शन जो है इंट्रोडक्शन लेवल से आ रहे हैं क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है। तो मिसलिनियस क्वेश्चन है, कोई पर्टिकुलर एक ब्रांच या एक फील्ड से नहीं आ रहे हैं इकोनॉमिक्स के, इंट्रोडक्शन लेवल के हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज हम 6 से 10 तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इकोनॉमी। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 3 जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या सिम्टम्स हैं, इनको पढ़ने के बाद आपको ये पता लगाना है, आइडेंटिफाई करना है कि इस तरीके के सिम्टम्स या इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये किस तरीके की अर्थव्यवस्था को इंडिकेट करते हैं, या कहें कि ऐसी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये किस तरीके की अर्थव्यवस्था में घटित होते हैं। तो पहला है हमारा, देयर इज़ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइवेट ओनरशिप का क्या मतलब है कि जो भी संसाधन जो यूज़ हो रहे हैं प्रोडक्शन में, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्राइवेटली ओन्ड है, वो निजी हैं। दूसरा जो ऑप्शन है हमारा, प्रोडक्शन टेक्स प्लेस फॉर सेलिंग द आउटपुट इन द मार्केट। अब जो भी प्रोडक्शन हो रही है वो प्रोडक्शन किस लिए हो रही है, उसका जो प्राइम जो ऑब्जेक्टिव है, प्राइम ऑब्जेक्टिव मोटिव उसका क्या है कि उसको बेच करके मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बनाया जा सके। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है, देयर इज सेल एंड परचेज ऑफ लेबर सर्विसेज एट ए प्राइस। तो यहाँ पर वेज रेट जो है वो डिटरमिन करते, वेज रेट, हालांकि हम जब वेज रेट कभी डिस्कस करेंगे तो इसको विस्तार से हम जो है इस पर चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं एक अर्थव्यवस्था को जो है इंडिकेट करते हैं, जो कि हमें 4 ऑप्शन में से देख करके ये जो है हमें पहचान करनी है। जो पहला जो ऑप्शन है हमारा, ए कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, दूसरा है सोशलिस्ट इकॉनमी, तीसरा है मिक्स्ड इकॉनमी, या फिर ये तीनों के तीनों ही हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कैपिटलिस्ट इकॉनमी होगा, ठीक है। सोशलिस्ट इकॉनमी में हमारी सिर्फ सामाजिक वस्तु होती है, जहाँ की एक तरीके की कंट्रोल्ड इकॉनमी होती है, या कहें कि कमांड इकॉनमी होती है, जहाँ पर सिर्फ सामाजिक वस्तु या फिर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ही होती है, ठीक है। और तीसरी जो है, सी जो ऑप्शन है वो है मिक्स्ड इकॉनमी। मिक्स्ड इकॉनमी में इसमें आप पी भी जोड़ दीजिए, मतलब कि प्राइवेट गुड्स है, सोशल गुड्स है, प्राइवेट गुड्स हैं। मिक्स्ड इकॉनमी में ऐसा होता है, जैसे भारत में देखेंगे हम, ठीक है, सभी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस नहीं की जा सकती हैं, तो बाकी चीज़ें जो है प्राइवेट एंड एंटरप्राइजेज जो हैं वो सारी चीज़ें वो करती हैं, ठीक है। तो एक तरीके का मिक्स्ड जो है इकोनॉमिक ट्रेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कहीं सिम्टम्स हैं, ये किसको इंडिकेट करते हैं, कैपिटलिस्ट इकॉनमी, जो कि हमारी फ्री मार्केट इकॉनमी है, या कहीं कि लेजिस फेयर एक इकॉनमी है, सिस्टम है, ठीक है। तो वहाँ पर हमारा सामाजिक वस्तु जो है वो होती नहीं है, वहाँ पर सिर्फ क्या होता है, एक प्राइवेट जो है फ्री मार्केट इकॉनमी है, जहाँ पर प्रोडक्शन तभी होगी जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हाईली डिमांडेड चीज़ें होंगी, उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि उनसे ज़्यादा मुनाफा कमाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, द वर्किंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म मतलब प्राइस को निर्धारित करने वाले फ्री मार्केट में वो कौन से तत्व हैं। फ्री मार्केट इकॉनमी अगेन वही लेजिस फेयर सिस्टम हो गया, लेजिस फेयर या फिर कहें कि फ्री मार्केट इकॉनमी, या कहें कैपिटलिस्ट इकॉनमी, ठीक है। तो फ्री मार्केट इकॉनमी में प्राइस को डिटरमिन क्या चीज़ें करती हैं, वो डिमांड एंड सप्लाई है। डिमांड एंड सप्लाई जो है आपस में इंटरप्ले होता है, इनका मतलब एक दूसरे के साथ जो है इनका रिलेशन होता है, वाइस वर्सा, जो डिमांड एंड सप्लाई दोनों चीज़ें मिल करके प्राइस को डिसाइड करती हैं फ्री मार्केट इकॉनमी में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जैसा आप देख भी रहे हैं ये दिया गया है, इंटरप्ले ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट इन द इकॉनमी, तीसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ द इकॉनमीज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कितना कंज्यूम कर रहे हैं, चौथा है डिटर्मिनेशन ऑफ द इकॉनमीज फुल एम्प्लॉयमेंट,
आउटपुट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इंटरप्ले ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो लेजिस फेयर सिस्टम है या फ्री मार्केट जो इकॉनमी है, ठीक है, तो इसके अंदर जो प्राइस है, प्राइस मैकेनिज्म काम करता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, ठीक है, और ये दोनों चीजें जो हैं एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्लोज्ड इकॉनमी इज एन इकॉनमी इन विच, अब ये तो बहुत ही आसान और बहुत ही जो है इजी, बिल्कुल साधारण एकदम क्वेश्चन है, इसको समझना कि क्लोज्ड इकॉनमी क्या है। भारत 1991 से पहले जो है एक बंद अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे नियोलिबरलिज्म के लिए एक फेमस नाम है जिसके बारे में थोड़ा आप मैं बता दूं तो पढ़ भी सकते हैं, उनका नाम था मार्गरेट थैचर, ठीक है, तो ये जो है एक इंग्लैंड की जो है क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर हुई हैं इंग्लैंड की, ठीक है, तो इनको इस चीज़ का जो है जिम्मा दिया जाता है या कहें कि इनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है नियोलिबरलिज्म के लिए। नियोलिबरलिज्म एक तरीके का जो है इकोनॉमिक एक सिस्टम है जो कि इंग्लैंड में शुरू हुआ और फिर पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसके लिए नियोलिबरलिज्म के लिए मार्गरेट थैचर का नाम जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो 1991 से पहले भारत जो है एक बंद अर्थव्यवस्था होती है और फिर इसके बाद जो है हम ग्लोबल जो है उसका इंटरनेशनल ट्रेड का जो है भाग बन जाते हैं। तो जहाँ पर क्लोज्ड इकॉनमी या बंद अर्थव्यवस्था किस तरीके की अर्थव्यवस्था होती है, नाइदर एक्सपोर्ट नोर इम्पोर्ट, ना ही एक्सपोर्ट होता है ना ही इम्पोर्ट होता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंसेस या डेवलपमेंट में हमारा कुछ भी लेना देना नहीं था। तो ये एक तरीके की बंद अर्थव्यवस्था होती है। तो राइट आंसर इज डी, नाइदर एक्सपोर्ट नोर इम्पोर्ट टेक्स प्लेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज दैट मैन्युफैक्चरिंग डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में आपको ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखनी है, हालांकि ये बहुत बेसिक है, बहुत ही आसान चीज़ है, बट इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करती है? लार्ज इंडस्ट्रीज बिल्कुल कंसिडर करती है, मीडियम इंडस्ट्रीज को करती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी करती है, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर does not include the real estate industries. रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसको कंसिडर या इंक्लूड नहीं करती है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करती है। मीडियम इंडस्ट्रीज को करती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज को करती है एंड लार्ज इंडस्ट्रीज को भी करती है, बट क्या नहीं करती है, रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इंक्लूड नहीं करता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज important one, which of the following is the correct increasing order of the contribution of the three sectors to the GDP। यहाँ पर ये 3 है, ये H यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो सेक्टर्स टू द GDP ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर हमारा पहला सेक्टर एग्रीकल्चर है, सर्विस सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है। तो यहाँ पर हमें देखना ये है कि बढ़ते हुए क्रम में ये देखना है कि कौन सा जो है बिल्कुल सही यहाँ पर एकदम हमें इंडिकेट कर रहा है कि जिसका सबसे कम योगदान है और फिर सबसे ज़्यादा जिसका योगदान है, ठीक है। तो पहला है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर सर्विस सेक्टर है, फिर इंडस्ट्री सेक्टर है। बी है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर। सी है सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। डी इज इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि 2021 की जो RBI की जो रिपोर्ट है हमारी, उसमें क्या बताया गया है कि जो हाईएस्ट जो कंट्रीब्यूशन टू द GDP ऑफ इंडिया है वो किसका है, वो सर्विस सेक्टर का है। सबसे पहले हमारा सर्विस सेक्टर है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर है, फिर सबसे कम जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर की जो समस्या है वो आपने बिल्कुल आपने एक आम डिस्कशन में भी सुना होगा कि एग्रीकल्चरल सेक्टर की अपनी कुछ परेशानियां जहां रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ठीक है।
तो अभी आपने देखा होगा कुछ एजिटेशन, कुछ प्रोटेस्ट वगैरह अभी 2-3 साल पहले भी हुए थे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बट एग्रीकल्चर सेक्टर की एक जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि सरप्लस लेबर का वहाँ प्रॉब्लम रहता है। सरप्लस लेबर का मतलब, प्रॉब्लम का मतलब ये है कि जहाँ पर एक व्यक्ति के, 2 व्यक्ति के काम को 8-8, 10-10, 50-50 लोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आउटपुट घट जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये नहीं है, ये गलत है। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। सो दिस इज द राइट आंसर। द राइट आंसर इज बी, जहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे कम कंट्रीब्यूशन है। तो आरबीआई की जो 2021 की जो रिपोर्ट है हमारी, उसके अनुसार हम देखें तो 20.19% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, 20.19 एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर उसके बाद हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है 25.92%। फिर सबसे ज़्यादा जो है सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है टू द जीडीपी ऑफ इंडिया, तो ये हमारा होगा 53.89%। ठीक है जी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को हम विस्तार से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है बहुत। तो यहाँ पर सबसे कम कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का, फिर उससे अधिक हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है और जो सबसे ज़्यादा आउटपुट देने वाला जो हमारा सेक्टर है वो है सर्विस सेक्टर। 53.89% जो है इसका अकेले का, अलोन इज कंट्रीब्यूटिंग टू द जीडीपी ऑफ इंडिया, 53.89%। तो ये 2021 की जो आरबीआई की रिपोर्ट है उसमें ये दर्शाया गया है। नाउ ये हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसी तरीके के किसी नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।